हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाज स्टडी क्लासेज। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे ऑफ द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, जिसका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो इस केस में क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर जो 36 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप याद रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट, और आपको गिवन क्या है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, मतलब कि डीआर बैलेंस और सीआर बैलेंस गिवन है, सारे जो भी कैपिटल वगैरह है, जो एसेट्स है, जो भी एक्सपेंसेज हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैं बार बार कहती हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन का आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें आपको गिवन है कि डेट कब से स्टार्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, कितना क्या एक्सीडेंट वगैरह में लॉस हुआ है, या जो भी रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही गिवन होता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। और आपको तो स्टार्टिंग में बता ही दिया आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, तो इसके लिए क्या होता है, जो भी अकाउंट का फॉर्मेट है उसमें एक डीआर साइड और दूसरा सीआर साइड होता है। डीआर साइड में आप सारे एक्सपेंसेज को लिखते हैं और सीआर साइड में जो भी आपका इनकम है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है हमारा, उस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ लिखते जाओगे, डीआर साइड एंड सीआर साइड वाले जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो उससे पहले एटलीस्ट एक बार उस चैप्टर को जरूर पढ़ो। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने बैठ गए, नहीं, एक बार कम से कम उस पूरे चैप्टर को थ्रूली पढ़ो, ताकि आपको सारे जो टर्म्स होते हैं, जो रूल होते हैं ना, वो आपको समझ में आ जाए। तब आप जब सॉल्यूशन बनाओ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है और कैसे बनाना है। क्लियर है? ये सी आर साइड हो गया। नेक्स्ट यहाँ तक आप बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो ये इसका वर्किंग नोट है, प्लांट का जो वैल्यू है वो कैसे आया, और जो बैलेंस WIP जो बैलेंस शीट के लिए है उसका कैसे है, यहाँ पे वर्किंग नोट है। और ये बनाने के बाद आपको क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, तो आप देखोगे कि पार्टिकुलर, नोट नंबर एंड अमाउंट, क्योंकि ये कंपनी का है तो कंपनी वाले में अब क्या होता है ना कि आप इस फॉर्मेट में बनाते हो। ठीक है, पहले क्या, जो पार्टनर वगैरह है वो अभी भी हॉरिजेंटल फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि एक तरफ लायबिलिटी दूसरी तरफ क्या होता है, एसेट वाला। ठीक है, और जो कंपनी है वो बेसिकली कैसे बनाते हैं, तो ये वर्टिकल फॉर्म में अब बनाते हैं, यानी ऊपर में क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल करने के बाद फिर वहाँ से एसेट्स का बनता है। तो ये फॉर्मेट है इसका। और ये नोट नंबर होता है, यानी कि जो भी आप वर्किंग नोट करोगे उसका नंबर डालते हो, ये अमाउंट आप लिखते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट होने के बाद आपको बनाना होता है बैलेंस शीट। ध्यान से देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब भी मेरी किसी भी चैप्टर की वीडियो देखते हो ना, तो उस चैप्टर की स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, न्यू चैप्टर का सॉल्यूशन दिखाना स्टार्ट करती हूँ, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं ना, वो मैं स्टार्टिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसलिए, ताकि जो है ना, बार बार अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी सभी वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और किसी एक चैप्टर को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। स्टार्टिंग वाली वीडियो मेरी जरूर देखो, उसके बाद आप सोल्यूशन की कोई भी वीडियो देखो। और आप वीडियो नहीं देख सकते हो तो एटलीस्ट चैप्टर जरूर पढ़ो, ताकि आपको रूल पता हो। ठीक है, ये काम करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट, जिसमें आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पहले दिखाना है, फिर एसेट्स। नोट नंबर को लिख के रखेंगे, ताकि जो वर्किंग नोट है वो समझ में आए कि आपने किसके लिए कौन सा वर्किंग नोट किया है। नेक्स्ट, यहाँ तक आपका बैलेंस शीट बनेगा, और जो नोट्स टू अकाउंट है उस चीज़ को बनाते हैं जिसमें वर्किंग नोट आपको दिखाना होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो अमाउंट आया वो आया कैसे, उस चीज़ को आपने यहाँ पे दिखाया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन है। ध्यान से देखेंगे, और वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे भी वही है, ट्रायल बैलेंस गिवन है ना। तो और जो बैलेंस शीट है ना माइका लिमिटेड का, आपको प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको प्रिपेयर करना है। अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। डेप्रिसिएशन का जो भी चीज़ होता है ना, उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना होता है। डेप्रिसिएशन दो टाइप से लिखा हो सकता है, एक तो लिख देता है कि 10%। इस केस में जो है ना, कितने भी मंथ हुए हैं हमें 10% लेना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे दे देता है 10%
पर एनम, ठीक है। तो उस केस में ये 12 मंथ के लिए होता है। तो उस केस में हमें डेट कैलकुलेट करना होता है कि कितने मंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट का काम चला है, उसके अकॉर्डिंग रेट लगाना होता है। और ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से याद होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, DR साइड एंड CR साइड। ये वर्किंग नोट हो गया आपका। उसके बाद आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो ध्यान से देखेंगे, ये 37 का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और जो इम्पोर्टेंट है कि जो बैलेंस शीट आता है, उसके बाद आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का काम हुआ है वो कितना हुआ है। यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो जो हम कंपेयर करते हैं कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना परसेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि आपको 2/3 करना है या 1/3 करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ध्यान से देखेंगे। उसके बाद वर्किंग नोट, और ये वर्किंग नोट करने के बाद बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट, पार्टिकुलर, नोट नंबर एंड अमाउंट। और सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज का लिखना स्टार्ट करते हैं, अमाउंट। और उसके बाद जो है एसेट साइड का। और वर्किंग नोट जो भी करते हैं उसका नोट नंबर डालते हैं, ताकि आप नीचे जो भी वर्किंग नोट करें तो पता चले कि आपने कौन से नोट नंबर में किसका वर्किंग नोट किया हुआ है। तो ये जो बैलेंस आया रिजर्व एंड सरप्लस का, वो कैसे आया, इस चीज़ को नोट्स टू अकाउंट में नीचे दिखाया गया है। बाकी और भी कुछ अगर कैलकुलेट करना होता है तो नोट नंबर डाल डाल के आगे बढ़ते जाते हैं और वर्किंग नोट शो करते रहते हैं। उसके बाद ये एसेट साइड है, ये नोट्स टू अकाउंट है। ध्यान से देखेंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ना, इसका टॉपिक है जॉब कोस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि 3 फिगर्स गिवन है, 3 अलग अलग जॉब के, जॉब A, B एंड C का। आपको टोटल कॉस्ट जो है इस जॉब के कितने हो रहे हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। ये जो स्टार्टिंग के आपने जो कॉस्ट अकाउंट के चैप्टर पढ़े होंगे उस तरीके का ये क्वेश्चन है। जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है, और ये कह रहा है कि ओवरहेड कितना होगा, तो 50% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स वगैरह होगा वो कितना होगा, 10% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। आई होप कि आप लोगों को ये टर्म पता है कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या है ना। तो चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा ये सॉल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। कॉस्ट शीट जो है आप प्रिपेयर करोगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका जो पहले जो आपने चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़े थे कॉस्ट अकाउंट के, उससे रिलेटेड है। पार्टिकुलर लिखेंगे, टोटल 3 जॉब है तो 3 कॉलम बनाएंगे जॉब A, B एंड C के लिए। जैसे आप लिखते थे मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक लिखते थे, और यहाँ तक ऐड करने पर जो हमारा आता था वो होता था प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग फैक्ट्री के एक्सपेंसेज को लिखते थे। तो वो कह रहा है कि 50% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज, यानी सभी के जो है वो क्या होंगे, जिसके जिसके जितने डायरेक्ट वेजेज है उसका 50% यहाँ पे लिखते चले जाएंगे और उसको ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारा वर्क कॉस्ट होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड है, यानी नॉर्मली हम कह सकते हैं जो ऑफिस का ओवरहेड है, वो कितना लेना है, 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट। यानी कि ये जितना आया इसका 10% हम जॉब A में डालेंगे, जितना B का आया उसका 10% B में। ऐसे करके जो है टोटल अब एडअप करेंगे और जो अमाउंट आता है वो हमारा टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आपको सभी चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉस्ट अकाउंट में क्या है ना कि सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक भी अगर आप मिस करते हो चैप्टर तो नेक्स्ट चैप्टर आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 38 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में जो है ना, ये आपको क्या करना है, बैच कोस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको कंप्यूट करना है, यानी कि कैलकुलेट करना है EBQ एक कंपनी का, जिसका इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उसका डिमांड कितना है एनुअल। उसके बाद कॉस्ट पर बैच कितना उसका लग रहा है, कैरी जो कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना है, और आपको जो है EBQ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें EBQ का फॉर्मूला क्या होता है, √2US/C। यहाँ पे 2 जो है ये कांस्टेंट फिगर होता है, हमेशा 2 लिखना है। U जो है जितना यूनिट गिवन होता है वो, S का जो वैल्यू गिवन होता है, और C जो कैरिंग आपका है गिवन होता है उस चीज़ को है। ये सारे फिगर आपको गिवन है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है और आपको रूट जब आप निकालोगे तो इतना, तो अप्रॉक्स जो है आपका इतना निकल के यूनिट आंसर आएगा, और इसका आंसर यूनिट में आता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आप 39 नंबर बहुत ही ईजिली बना सकते हो। और ये याद रखना है कि EBQ का जो आंसर आता है वो हमारा यूनिट लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये 39 नंबर था।
आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।